गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक है, ओके। तो कंट्रोल सिस्टम पे आज मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। फर्स्ट लेक्चर मैंने जो बनाया था आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शंस, मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों को यदि हमारा लेक्चर अच्छा लगेगा तो आप क्वेश्चन पूछिएगा, और यदि आपको नेक्स्ट लेक्चर की ज़रूरत है तो भी बताइएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर एक लेक्चर आप सिग्नल फ्लो ग्राफ पे बना दें। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके सिग्नल फ्लो ग्राफ पे मैं लेक्चर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके डिमांड के अकॉर्डिंग मैं एक लेक्चर लेके आया हूँ और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन को सॉल्व करने में टाइम कंज्यूम होता है। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन को सॉल्व करने में जो टाइम कंज्यूम होता है उसी को सिग्नल फ्लो के द्वारा हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं इजीली। तो दोनों से हम ट्रांसफर फंक्शन ही फाइंड करते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से भी और सिग्नल फ्लो ग्राफ से। Such a name indicates signal flow graph means all the blocks is replaced by a signal, that means line, take up point, summing point, different points is there। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना है। तो all blocks are replaced by a line, ध्यान रखना है। सिग्नल फ्लो ग्राफ पे अब हम एसएफजी की बात कर रहे हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ के सभी ब्लॉक्स केवल लाइन से रिप्लेस होती हैं। इसमें टेक ऑफ पॉइंट, समिंग पॉइंट रिप्लेस बाय अ नोड से रिप्लेस होंगे। तो सिग्नल बनेगा, ग्राफ बनेगा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का। इसमें हमें ये चीज ध्यान रखना है, पॉइंट नोड से रिप्लेस होगा समिंग टेकअप। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स, तो इसमें कितने नोड्स होंगे। नोड का एजप्शन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसे आप हमारे दो कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। बिल्कुल इजी है, आपको बस ध्यान रखना है। बहुत इजी मेथड में आपको बताने जा रहा हूं, जिसे यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन को कभी, सिग्नल फ्लो ग्राफ को कभी भूल नहीं पाएंगे। यहां से बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। माना कि यहां पे ये आपका है ब्लॉक डायग्राम। क्या है? ब्लॉक डायग्राम। अब देखिए, ब्लॉक डायग्राम को इजीली सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है सिग्नल फ्लो ग्राफ। ब्लॉक डायग्राम को इजीली सॉल्व करने के लिए क्या आता है? सिग्नल फ्लो ग्राफ। व्हाट टू बी डिटरमाइन by using block diagram reduction method, transfer function, and also find the transfer function by using signal flow graph। अब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड का शॉर्ट ट्रिक है सिग्नल फ्लो ग्राफ। बहुत इजी हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले ध्यान रखना, हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स, ब्लॉक डायग्राम में कितने नोड्स होंगे। ये चीज समझना बहुत टफ है, और ये समझ गए तो सिग्नल फ्लो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। आइए देखते हैं, आप इसमें देख के कितने नोड बता सकते हैं। आप देखेंगे तो बोलेंगे 1 2 3 4, जितने नोड होंगे, जितने समिंग होंगे उतने नोड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं कहां पे समिंग पॉइंट और टेकअप पॉइंट एक सिंगल नोड से रिप्लेस हो जाएंगे, और कहां पे टेकअप और समिंग अलग अलग नोड से रिप्लेस होंगे। ये ध्यान रखना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कहीं पे समिंग पॉइंट और टेकअप पॉइंट दोनों एक नोड बन जाते हैं, कहीं पे टेकअप पॉइंट और समिंग पॉइंट अलग अलग नोड हो जाते हैं। तो ऐसा कब होगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे ये टेकअप पॉइंट है और ये समिंग पॉइंट है। मान लीजिए यहां से r और यहां से x आ रहा है, तो यहां पे मिलेगा आपको r माइनस एक्स।
क्या मिलेगा, आर माइनस एक्स। ये आर माइनस एक्स इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। अब मान लीजिए इसको हटा के मैं यहां से कनेक्ट कर दूं तो आर माइनस एक्स यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, आर माइनस एक्स इधर जाना ही है, इसको जाना है तो यहाँ से भी चला जाएगा। लेकिन यदि इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूं तब तो अब यहाँ से क्या जाएगा, आर जाएगा बस। मीन्स इसको हम यहाँ से कनेक्ट नहीं कर सकते, इसको यहाँ की बजाय मैं यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आर माइनस एक्स यहाँ भी जा रहा है, आर माइनस एक्स यहाँ भी। तो आप इस टेका पॉइंट को समिंग पॉइंट पे ले सकते हैं। आइए इस पे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से y जा रहा है यहाँ से z आ रहा, तो यहाँ से y जा रहा यहाँ से z, तो यहाँ मिलेगा आपको y प्लस z आउटपुट में। अब आपने गलती से इस टेका पॉइंट को यदि यहाँ पे लगा दिया, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से y जा रहा है यहाँ से z, अब यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से y प्लस z जाने लगेगा। पहले क्या जा रहा था, जब ये यहाँ पे था तो क्या जा रहा था, y जा रहा था, लेकिन यहाँ कनेक्ट करने से y प्लस z। मैं ये बताने वाला हूँ यहाँ पे कि यदि हमारे टेकअप पॉइंट पे रिस्पॉन्स चेंज होता है तो ऐसा आप नहीं कर सकते, उसको दो नोड मानना पड़ेगा, और रिस्पॉन्स चेंज नहीं होता तो सिंगल नोड। जैसा कि यहाँ से समझे आप, यदि ये नोड यहाँ पे है आपका तो यहाँ पे हो या यहाँ से कनेक्ट करें, रिस्पॉन्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक सिंगल नोड से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन यदि इस पॉइंट को हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं तो इसका रिस्पॉन्स y की जगह y प्लस z हो जाता है। मीन्स ऐसा नहीं कर सकते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आया, क्या निकल के आया कि यदि टेका पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट है तो उसको हम एक सिंगल नोड से रिप्लेस कर सकते हैं समिंग और टेकअप को। लेकिन टेकअप यदि समिंग पॉइंट के पहले है तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो हम रूल लिखने जा रहे हैं। रूल फर्स्ट ध्यान से देखेंगे आप, ए टेक ऑफ पॉइंट बिफोर, इफ टेक अ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट, then summing point and take off point replaced by single node, सिंगल नोड। ध्यान रखना है, यदि टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट, यदि टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के बाद है, आफ्टर, इफ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट, देन समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट रिप्लेस सिंगल नोड। दोनों एक सिंगल नोड से रिप्लेस हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ हम बनाते हैं अभी। फिर दूसरा रूल क्या कहता है, ध्यान देना है। दो ही रूल हैं, ये दो रूल आपने पढ़ लिए तो सिग्नल फ्लो बहुत इजी हो जाएगा, आपको डिसीजन मिल जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स। इफ टेक ऑफ पॉइंट, इफ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर समिंग पॉइंट, यदि टेक ऑफ पॉइंट बिफोर समिंग पॉइंट है, देन समिंग पॉइंट and take off point is replaced by two nodes। मीन्स यदि ऐसा है कि टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के पहले आ जाए तो टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट दो नोड से रिप्लेस होंगे। मीन्स एक का टेक ऑफ हो जाएगा, एक का समिंग, दोनों अलग अलग होंगे। ध्यान रखना, यदि टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के बाद है तो दोनों एक नोड से रिप्लेस हो जाएंगे, और यदि टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के पहले है
तो वो अलग अलग नोड से रिप्लेस होंगे। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 1 2 3 नोड हो जाएंगे। सबसे पहले अब हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इनपुट हमारा R है, आउटपुट हमारा C है। ये हमारा फर्स्ट नोड आएगा यहाँ पे, फर्स्ट नोड। उसके बाद फर्स्ट नोड के बाद सेकेंड नोड। फर्स्ट नोड और सेकेंड नोड के बीच में क्या कनेक्ट है, ब्लॉक गेन G1 रिप्लेस हो गया लाइन से। सेकेंड और थर्ड के बीच में, सेकेंड और थर्ड के बीच में कुछ नहीं है तो वहां 1 मान लिया जाता है। थर्ड नोड यहाँ पे है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ। फर्स्ट और थर्ड में क्या है, ये वाला फर्स्ट और थर्ड में क्या है, G2। फर्स्ट और थर्ड में क्या है, G2। और सेकेंड और फर्स्ट में, सेकेंड और फर्स्ट में क्या है, अब ध्यान से देखें, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस है, तो इस माइनस को पहले यहाँ कर लो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ गया। अब यहाँ लिख देंगे -H1। तो इस तरह से ये आपका बन गया क्या, इस ब्लॉक का सिग्नल फ्लो ग्राफ। दिस इज द SFG सिग्नल फ्लो ग्राफ। क्या है ये, सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम। अब क्वेश्चन आता है कि ये 2 रूल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रूल है। ये रूल ये बताएंगे कि जो हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ में नोड का डिसीजन है वो कैसे होगा और कितने होंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको रूल्स। अब क्वेश्चन ये है कि हमें फाइंड करना है ट्रांसफर फंक्शन, हाउ टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है ना। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमारे पास, ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसे मेंशंस गेन फार्मूला कहते हैं। मेंशंस गेन फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंशंस गेन फार्मूला क्या कहता है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ पी के डेल्टा के अपॉन डेल्टा, जहां के की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके n तक किसी भी लिमिट तक जा सकती है। सो दिस इज द फार्मूला, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू पी के डेल्टा के का मतलब है समेशन ऑफ पी के डेल्टा के अपॉन डेल्टा P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3 प्लस डैश अपॉन डेल्टा। सो दिस इज द वेरी सिंपल फार्मूला P के डेल्टा के अपॉन डेल्टा। 3 चीजें फाइंड करनी है, ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। अब दूसरी चीज, अब यहाँ पे पी के क्या है, वेयर पी के इक्वल टू kth फॉरवर्ड पाथ। अब इसमें ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड पाथ कितने होंगे। फॉरवर्ड पाथ का मतलब क्या है, इनपुट से चलकर आउटपुट पे पहुंचने के रास्ते। जब हम इनपुट से चलेंगे तो आउटपुट पे पहुंचने के कितने रास्ते हैं, जितने रास्ते होंगे आउटपुट पे पहुंचने के, दैट इज द फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ कितने भी हो सकते हैं, वो रास्ता हमें ढूंढना है कि इनपुट से आउटपुट पहुंचने में कितने रास्ते मिलेंगे, उतने फॉरवर्ड पाथ हो जाएंगे। ध्यान रखना है, अभी हम न्यूमेरिकल में आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। डेल्टा क्या है हमारा, 1 माइनस सम ऑफ 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। ध्यान रखना है, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट
of two non-touching loop gain माइनस इसी तरह थ्री नॉन टचिंग ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा. सो very most important formula of the delta is the determinant of the graph. Delta, why it is called delta? Determinant of the graph 1 minus sum of individual loop gain, sum of product of two non-touching. का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे पास एक लूप ये हो, दूसरा लूप ये हो, क्या ये दोनों एक दूसरे से टच हैं? नहीं टच हैं. लेकिन इसको यदि ऐसा बना दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे से इस पॉइंट पे टच हो जाएंगे. तो टू नॉन टचिंग का मतलब है कि वो एक दूसरे से टच ना हो, तब उसे हम कहते हैं टू नॉन टचिंग लूप गेन. ठीक है. अब इसमें हम केएफ क्या है? डेल्टा के. हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा के? डेल्टा के मीन्स केएथ फॉरवर्ड पाथ. तो जितने केएथ फॉरवर्ड पाथ होंगे उतना डेल्टा के मीन्स डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3. तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा के इज फाइंड या द वैल्यू ऑफ डेल्टा के इज ऑब्टेन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ delta. The value of delta k is obtained from the value of delta which is depends on the kth forward path. अब डेल्टा के मीन्स फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ की बात करें यदि, तो डेल्टा 1 फाइंड करेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ. हम ये देखेंगे क्या वो सारे फॉरवर्ड पाथ जो इंडिविजुअल लूप हैं वो उस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, तो उसके लूप गेन 0 हो जाएंगे. यहां पॉइंट लिखता हूं, ध्यान रखना. ए ऑल इंडिविजुअल लूप अथवा नॉन टचिंग लूप आर टचेस द kth forward path, then delta k इक्वल टू 1. यदि सभी इंडिविजुअल या नॉन टचिंग लूप गेन किसको टच कर रहे हैं? kth फॉरवर्ड पाथ को, तब उसका लूप देन डेल्टा k इक्वल टू 1 या देन द लूप गेन, ऐसा भी लिख सकते हैं, लूप गेन विल बी 0. मीन्स ये जो फार्मूला है इसमें ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 मीन्स 1 के अलावा सभी 0 हो जाएंगे. ये तब होगा जब हम जिस फॉरवर्ड पाथ की बात कर रहे हैं उस फॉरवर्ड पाथ को सभी इंडिविजुअल लूप या नॉन टचिंग टच कर रहे हों. और यदि टच नहीं कर रहा है, जो लूप टच नहीं करेगा वो 0 नहीं होगा. ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ इज द वैल्यू ऑफ 0, हाउ इज फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो दूसरा पॉइंट, इफ ऑल इंडिविजुअल लूप आर नॉन टचिंग or touches the kth
फॉरवर्ड पाथ नॉन टचिंग और नॉन टचिंग और नॉन टचेस, मतलब टच नहीं करता है, देन the kth forward path loop gain does not जीरो। ध्यान रखना है, बात ये समझना है कि यदि कोई भी इंडिविजुअल लूप, जैसे ये है, ये टच नहीं कर रहा है उस फॉरवर्ड पाथ को, तो ये जीरो नहीं होगा। ये टच नहीं कर रहा, ये जीरो नहीं, मीन्स उस समय 1 माइनस उसकी वैल्यू निकलेगी, कुछ ना कुछ 1 नहीं होगा। तो डेल्टा की वैल्यू 1 तब नहीं होगी जब डेल्टा के की वैल्यू kth फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करेगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको डेल्टा के की वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान नहीं रखे तो आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। आइए एग्जाम्पल के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो जितने रूल थे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैंने डिस्कस किए हैं। देखिए ये बुक में आपको रूल्स नहीं मिलेंगे कि आप बुक में ढूंढें, बुक में ये रूल्स मिलने वाले नहीं हैं कि आप बुक में ढूंढें सर ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं। ये 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग में, गेट प्लस IAS की कोचिंग दे रहा हूँ, तो ये होता है एक्सपीरियंस बेस पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, बनती हैं, और ये बुक में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। आइए हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का, जिसको हम ट्रांसफर फंक्शन हम ब्लॉक डायग्राम में फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे हम फाइंड करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे, ये हम बनाने जा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम G1 G2 G2 G3 और यहाँ पे इसको हम H1 H2 H3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा R इनपुट है, नेगेटिव फीडबैक है H1, इसको H2, ये H1 ले लेता हूँ, यहाँ H2 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस 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 C, ये बन गया क्या, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ब्लॉक डायग्राम को हम सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू मेक अ सिग्नल फ्लो ग्राफ। इस ब्लॉक डायग्राम का सिग्नल फ्लो ग्राफ हमें बनाना है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स। यदि आप नोड्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाए। आइए देखते हैं किसमें नोड्स कितने हैं। मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहला नोड यहाँ है, दूसरा नोड यहाँ है। मैंने आपको बताया था यदि टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के बाद है तो ये दोनों नोड एक साथ हो जाएंगे। समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट सिंगल नोड से रिप्लेस होगा, फर्स्ट सेकेंड। और यदि मैंने आपको बताया था कि टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के पहले है तो ये थर्ड नोड होगा, और यहाँ फिर से ये नोड समिंग पॉइंट के बाद है तो ये दोनों मिला के फोर्थ नोड हो जाएंगे। मीन्स इसमें कितने नोड है ध्यान देना है, 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले सिग्नल फ्लो बनाते समय आप यहाँ पे 4 नोड बनाएंगे, 1 2 3
फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ लिख देंगे। यहाँ इनपुट आर, यहाँ आउटपुट सी। अब बारी बारी से फर्स्ट नोड और सेकेंड नोड में क्या है, गेन G1 है, लिख दीजिए। सेकेंड और थर्ड नोड में क्या है, गेन G2 है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये आपने लिख दिया। अब आते हैं लूप में, एक यहाँ सेकेंड और फोर्थ पे है, सेकेंड और फोर्थ पे क्या है, G3। फिर फीडबैक देखें, ये फोर्थ और सेकेंड, फोर्थ और सेकेंड पे है, फोर्थ और सेकेंड पे। अब यहाँ पे माइनस यहाँ लगा देंगे तो -S2, और ये जो है थर्ड और फर्स्ट पे है, थर्ड और फर्स्ट पे ये हो जाएगा -H1। सो दिस इज द SFG ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम। क्लियर है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स, ये हमने रूल जो बताया उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद बहुत सिंपल, ये जिस जिस नोड से जो कनेक्ट है उसको आप लाइन से रिप्लेस करते हुए सॉल्व कर लें। अब देखिए सिग्नल फ्लो से हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें फाइंड करते हैं नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। फर्स्ट पॉइंट ये देखते हैं कि कितने फॉरवर्ड पाथ हैं। फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, इनपुट से चलकर आउटपुट पे पहुंचने के कितने रास्ते हैं, वही फॉरवर्ड पाथ कहलाता है। तो यहां से चलते हैं, देखते हैं सीधा हम डायरेक्शन, यहाँ पे जो एरो है उसके अपोजिट नहीं जा सकते। तो एक तो ये मिल जाएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में लिखना जा रहा हूं यहाँ पे गेन G1 G2, तो G1 G2 हमारा हो जाएगा गेन फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ G1 G2। और यहां से चल के और कोई रास्ता है, अभी तो मैंने सीधा ये गया, अब मैं ऐसा भी जा सकता हूं, यहां से डायरेक्शन में जाना है आपको, डायरेक्शन के अपोजिट नहीं जाना, तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा G1 G3। और कोई फॉरवर्ड पाथ इधर आप जा नहीं सकते, डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ इधर आप नहीं जा सकते क्योंकि डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन के अपोजिट नहीं जा सकते, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो एरो बना है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सो देयर आर 2 फॉरवर्ड पाथ। सेकेंड पॉइंट हम फाइंड करने जा रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। ध्यान रखना है इंडिविजुअल लूप हमारे कौन कौन से हैं, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग। तो एक लूप ये हो जाएगा, जिस पॉइंट से चलेंगे उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो क्या क्या मिलेगा, G1 G2 -H1, तो G1 G2 H1, दिस इज द फर्स्ट लूप। सेकेंड लूप कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा G2 -S2, तो -G2 S2 हो जाएगा। और कोई लूप है, और कोई लूप है, देखिए मान लीजिए मैं यहां से चलूं, ऐसे जाता हूं, एक ये गया, ये यहां से चला और यहां आ गया, ये भी एक लूप है, तो G3 -S2। और कोई लूप है, मान लो यहां से चलूं, यहां से चलता हूं, यहां जाता हूं, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब इसमें देयर आर 3 इंडिविजुअल लूप। अब आपको ये ध्यान देना है क्या कोई 2 नॉन टचिंग मीन्स कोई ऐसे 2 लूप जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारा फर्स्ट लूप क्या है, ये G1 G2, इसको आप यहां से भी देख सकते हैं, तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें तीनों में क्या कॉमन है, देखें इसमें G1 G2 H1, G2 H2, G2 G2 इन दोनों में कॉमन है, इसमें H2 मीन्स यदि हम देखें फर्स्ट और सेकेंड लूप की बात करें
तो फर्स्ट और सेकंड कहाँ टच कर रहा है, G2 पे। सेकंड और थर्ड कहाँ का टच कर रहा है, S2 पे। सेकंड और थर्ड S2 पे। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट कहाँ से है, ये यहां से यहां पे, और जो थर्ड है, फर्स्ट है, वो यहां से यहां, और ये वाला यहां से यहां पे दोनों टच कर रहे हैं। मतलब इसमें टू नॉन टचिंग लूप नहीं है। टू नॉन टचिंग लूप नहीं है तो उसको आपको करना नहीं है। बस अब आपको यहां से फार्मूला लिखना है सिंपल। ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू हो जाएगा P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 अपान डेल्टा। दो फॉरवर्ड पाथ हैं तो डेल्टा क्या हो जाएगा, यहां से आप देखें 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन L1 प्लस L2 प्लस L3। तो डेल्टा की वैल्यू 1 माइनस L1 रख दो, माइनस G1 G2 H1 माइनस G2 H2 माइनस G3 H2। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 प्लस माइनस सबसे कॉमन ले लें G1 G2 H1 प्लस G2 H2 प्लस G3 H2। सो दिस इज द डेल्टा। अब हमें फाइंड करना है, डेल्टा मिल गया, P1 P2 मिल गया, मुझे चाहिए डेल्टा 1 और डेल्टा 2। ध्यान से देखना, मैंने आपको अभी रूल जो बताया था उसको समझना है। हमने बताया था वैल्यू ऑफ डेल्टा के डिटरमाइन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा के की वैल्यू कहां से डिटरमाइन करेंगे, डेल्टा से। तो डेल्टा ये है। अब उसमें हमने आपको ये कहा कि जो डेल्टा से फाइंड करेंगे, यदि इंडिविजुअल लूप सभी फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, जिस फॉरवर्ड पाथ की हम बात कर रहे हैं, क्या इंडिविजुअल लूप उसको टच कर रहा है, तो लूप गेन 0 हो जाएगा। देखिए पहला फॉरवर्ड पाथ P1 हमने क्या लिया था, सीधा। अब आपको ये देखना है कि ये जो सीधा फॉरवर्ड पाथ है इसको सभी लूप टच कर रहे हैं क्या, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है। मीन्स सभी लूप टच कर रहे हैं उस फॉरवर्ड पाथ को, तो इसका लूप गेन 1 हो जाएगा, बाकी लूप गेन 0 हो जाएगा। डेल्टा 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, लूप गेन पूरा ये पूरी वैल्यू ये 0 हो जाएगी इधर की, L1 प्लस L2 प्लस L3। और दूसरा डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने कहा सेकेंड फॉरवर्ड पाथ देखना है यार। तो सेकेंड फॉरवर्ड पाथ ये है। अब देखना है पहला वाला लूप यहाँ टच कर रहा है, दूसरा वाला जो लूप है वो यहाँ टच कर रहा है, तीसरा भी टच कर रहा है, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू 1 हो रही है इस तरह से, क्योंकि इसमें सभी फॉरवर्ड पाथ को इंडिविजुअल लूप गेन टच कर रहे हैं। अब बहुत सिंपल है, देखिए इसका आंसर हम डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन लिख रहे हैं P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2। अब ध्यान से देखना, आपने पहला P1 कितना लिखा था, P1 आपने लिखा था G1 G2, P2 जो लिखा था आपने G1 G3। डेल्टा 1 की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ प्रोडक्ट 1 हो जाएगा अपान 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस G2 H2 प्लस G3 H2। So this is the transfer function, how to find it। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से भी इसको सॉल्व करते तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन सिग्नल फ्लो से मैंने इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया। एक्सप्लेन करने में ज़रूर थोड़ा सा टाइम लगा है, बाकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता। 2-2.5-3 मिनट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ब्लॉक डायग्राम से ये 15 से 20 मिनट का टाइम लेता, इसको सॉल्व करने में 3 मिनट मैक्सिमम। इसका मतलब मैं यही बोल रहा था कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का ये एक प्रकार का शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ट्राई करना है। यहां से यहाँ पे क्रॉस है, ये ब्लॉक डायग्राम का डायरेक्ट मैंने बना दिया है क्योंकि ब्लॉक डायग्राम
टाइम लग जाएगा, बस आपको समझना है इसको। ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो तो आप अब बना लेंगे, प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे तो ये सब कुछ इजी है। कोई चीज कठिन नहीं है। H1 H2, यहाँ पे H1 ले लेता हूँ, यहाँ H2 माइनस में। अब माना कि ये आपका एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है G1 G6, इसमें G7 G8। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछता है हाउ मेनी नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, ये भी पूछ लेता है। हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप, ये भी पूछ लेता है। तो आइए हम ये सारी चीजें फाइंड करेंगे और ट्रांसफर फंक्शन भी फाइंड करेंगे बहुत जल्दी। तो इसको मैं बहुत जल्दी फाइंड करता हूं, आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, सबसे पहले हम फॉरवर्ड पाथ की बात करेंगे। तो ध्यान से आपको देखना है कि फॉरवर्ड पाथ कितने होंगे। इनपुट से चलकर आउटपुट पहुंचने के रास्ते G1 G2 G3 पहला रास्ता, G1 G2 G3 दूसरा रास्ता, G1 G4 G5 G6 ले लें, G4 G5 G6 तीसरा रास्ता, G1 G8 G6 G1 G8 G6 चौथा रास्ता, G4 G7 G3 G4 G7 G3 पांचवा रास्ता, G1 G2 इधर जा नहीं सकते, तो G1 G8 माइनस H2 G7 G3 G1 G8 माइनस H2 G7 G3। एक ये रास्ता है, यहाँ से ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, देखिए डायरेक्शन के अपोजिट नहीं जा रहे हैं हम। एक रास्ता यहाँ से है P6 G4 G7 माइनस H1 G8 G6। देयर आर 6 फॉरवर्ड पाथ। इसमें कितने फॉरवर्ड पाथ हैं? 6 फॉरवर्ड पाथ है। आप देख सकते हैं इनपुट से चलकर आउटपुट पहुंचने के 6 रास्ते हैं, दैट इज द फॉरवर्ड पाथ। ध्यान रखना है। तो पहला हो गया 6 फॉरवर्ड पाथ। दूसरा हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप। इंडिविजुअल लूप कितने हैं सबसे पहले देखें। एक लूप ये है आपका L1 माइनस G2 H1। दूसरा लूप ये है माइनस G5 H2। और कोई लूप है, यहां से ऐसे चले ऐसे चले ऐसे गए और यहां आ गए, ये भी एक लूप है। तो L3 क्या मिलेगा, माइनस H2 मान लो, फिर G7, फिर माइनस H1, फिर G8। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, G7 G8 H1 H2। सो देयर आर 3 इंडिविजुअल लूप्स, 1 2 और 1 ये पूरा 3। देयर आर 3 इंडिविजुअल लूप्स। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। नंबर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप की हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान रखना है। तो एक लूप ये है, दूसरा लूप ये। क्या ये लूप और ये लूप आपस में टच कर रहे हैं? नहीं, थर्ड वाला टच कर रहा है दोनों को। तो L1 और L2 टच नहीं कर रहे हैं, तो इनके लूप गेन को प्रोडक्ट कर दीजिए।
तो L1 L2 माइनस माइनस प्लस G2 G5 H1 H2। यहाँ पे टू नॉन टचिंग लूप एक है। नंबर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप कितने हैं? एक। L1 और L2 दो। L1 और L2 आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। थ्री नॉन टचिंग लूप, तीन तो लूप ही है, तीन में से दो नहीं कर रहे हैं, तीसरा टच कर रहा है दोनों को, तो इसके आगे हम अब नहीं जाएंगे। आप डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू P1 डेल्टा 1। अब आप वैल्यू फाइंड कर ले पहले डेल्टा की, तो डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस टू नॉन टचिंग प्रोडक्ट L1 L2। तो यहां से आप वैल्यू रख ले, चाहे डेल्टा की वैल्यू 1 माइनस L1 कितना है माइनस G2 H1 माइनस G5 H2 प्लस G7 G8 H1 H2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ G2 G5 H1 H2। इस तरह से डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें फाइंड डेल्टा 1 करना है। ध्यान से देखना है आपको डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अब पहुंच चुके हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ आपने क्या लिया है? G1 G2 G3। ध्यान देना है क्या तीनों इंडिविजुअल लूप इसको टच कर रहे हैं क्या? पहला फॉरवर्ड पाथ ये है, ये लूप टच कर रहा है, और थर्ड वाला फर्स्ट और थर्ड सेकेंड टच ये नहीं कर रहा ना, ये इस फॉरवर्ड पाथ को कहां टच कर रहा है? तो 1 माइनस इंडिविजुअल लूप वो बच जाएगा जो टच नहीं कर रहा है। कौन सा टच नहीं कर रहा है? L2। तो 1 माइनस L2 की वैल्यू लिख दो, माइनस माइनस प्लस G5 H2। इसी तरह से सेकेंड 1 माइनस सेकेंड फॉरवर्ड पाथ ये है, इसको सेकेंड टच कर रहा है और थर्ड फर्स्ट टच नहीं कर रहा है। तो 1 माइनस L1, 1 प्लस L1 कितना है? G2 H1। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं हम। इसके बाद हम डेल्टा 3 की बात करेंगे। थर्ड फॉरवर्ड पाथ कहां है? डेल्टा 3 थर्ड फॉरवर्ड पाथ हमने क्या क्या लिया था? G1 G8 G6। G1 G8 देखिए, फर्स्ट यहाँ पे टच किया, थर्ड ये टच कर रहा है, सेकेंड यहाँ पे टच कर दिया, इसको सभी टच कर रहे हैं। इसका मतलब डेल्टा 3 कितना होगा? 1 होगा। डेल्टा 4 कौन सा फॉरवर्ड पाथ है? G4 G7। तो ये यहाँ और फर्स्ट वाला यहाँ, इसको भी सभी टच कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल लूप गेन 0। डेल्टा 5 कहाँ है? G1 G8 G1 G8। देखो ये यहाँ पे टच कर दिया, यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये भी सब टच कर रहा है। इसी तरह डेल्टा 6 को भी सभी टच कर रहे हैं, तो बाकी के 1 हो जाएंगे। डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल लोग टच नहीं कर रहे हैं। अब मैं डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन लिखने जा रहा हूँ। इस डायग्राम को मैं हटा देता हूँ। तो ट्रांसफर फंक्शन देखें, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3 प्लस P4 डेल्टा 4 प्लस P5 डेल्टा 5 प्लस P6 डेल्टा 6 अपॉन डेल्टा। ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं। P1 कितना है? G1 G2 G3। डेल्टा 1 की वैल्यू है 1 प्लस G5 H2 प्लस P2 की वैल्यू कितनी है? G4 G5 G6 और डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस G2 H1, 1 प्लस G2 H1। इसके बाद प्लस P3 की वैल्यू कितनी है? G1 G8 G6 प्लस आगे डेल्टा 3 की 1 है, फिर प्लस P4 G4
G7 G3 प्लस P5 G1 माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस G1 G3 G7 G8 H2 ये वैल्यू हो गई P5 प्लस माइनस आ जाएगा फिर से माइनस G4 G6 G7 G8 H1 अपान डेल्टा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस G2H1 माइनस G5H2 प्लस G7 G8 H1H2 प्लस G2 G5 H1H2. So this is the transfer function of a given signal flow graph. तो ये उस सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन है। आप इसको बहुत इजीली कंपटीशन में तो डायरेक्ट आपसे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ या इंडिविजुअल लूप पूछता है या टू नॉन टचिंग लूप पूछता है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसको हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे इस पे मैंने डिस्कशन किया। अब यदि आपका कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन है तो उसे आप पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। और कोई किसी का भी क्वेश्चन है तो उसके क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको चैनल का रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन है आप उसको भेज दें, हम उसका वीडियो आपको भेज देंगे। और इजीली मेथड, शॉर्ट ट्रिक मेथड, जैसा कि हमने कहा 10 इयर्स एक्सपीरियंस है तो मैं किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी भेज सकता हूँ, गेट के अकॉर्डिंग, आईएएस के अकॉर्डिंग, लेकिन आरजीपीवी जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कोई गेट से रिलेटेड, आईएएस से रिलेटेड भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसको बहुत इजीली सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो कोई भी नेक्स्ट टॉपिक आपको जिसमें भी डाउट लगता है वो आप हमें भेजें और मैं उसका सलूशन पूरा का पूरा सॉल्व करके लेक्चर में दे दूंगा। ओके, थैंक यू, आज हैव अ नाइस डे।